कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स के सीज़न 3 में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है उन मर्द और ख़वातीन को जो दिन भर पूरी उम्र लेबॉर्ट्रीज़ में काम करते हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढ के लाते हैं जो इंसानियत को दरपेश हैं, इल्म के हवाले से, सेहत के हवाले से, कायनात को एक्सप्लोर करने के हवाले से। तो आज की इस खुसूसी नशस्त में हमने दावत दी है जनाब ताहिर खुरू साहब को। ताहिर खुरू साहब हैं चीफ साइंटिफिक ऑफिसर PGX ग्लोबल फाउंडेशन। ये टेक्सास में, अमेरिका की एक रियासत है टेक्सास में, तो वहाँ काम करते हैं। तो ये बेसिकली फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, फार्मेसी के हवाले से इनके साथ बात करेंगे। खुरू साहब, आपका खुशामदीद है कश्मीर लाइफ के शो में। थैंक यू सो मच। ये शुरुआत इस बात से करेंगे, सबसे बड़ा जो साइंस का फोकस रहा है किसी भी दौर में वो कि इंसान की ज़िंदगी बेहतर रहे और इंसान की ज़िंदगी थोड़ी लंबी चले, ज़्यादा देर इंसान ज़िंदा रहे। तो इसमें इसके बहुत से शोबे हैं जिस पे काम हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा शोबा है दवाइयात का, दवा साजी का, फार्मेसी का। तो फार्मेसी हमने मतलब कश्मीर तो बहुत नॉलेज सेंटर से बहुत दूर है, यहाँ अपनी लेकिन लोकल कन्वेंशनल विजडम है, लोकल नॉलेज है। तो पिछले 100 साल में हम अगर देखेंगे तो हम ट्रेडिशनल मेडिसिन से एलोपैथी की तरफ आए, अब एलोपैथी से एक्सप्लोर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या क्या नई तब्दीलियाँ हो रही हैं दुनिया में, तो हम क्या अडाप्ट कर पाएंगे। लेकिन इन सब मामलों पर बात करने से पहले मैं पूछना ये चाहूँगा कि ये जो फार्मेसी है, दवा बनाने, दवा खाने, दवा देने, रिकमेंड करने, इनके नए इसके नए फ्रंटियर्स क्या हैं दुनिया में? So if we see like earlier in this pharmacy field, we used to prescribe the medications like if we treat any patient, we'll give him different antibiotics, or if he has got the infection, like we give him different antibiotics. Similarly for the pain, we give different painkillers. But some people respond to one medication and some will respond to another medication. So right now we are developing the technology which is towards the personalized medication. So we will read the genetics, will read the whole system of the person, which will help us to find which medication actually works for him. So for that we have the 3D technology as well, 3D printing, in which we make the personalized medication for each patient. It's not like we will make the medication in the bulk like we do in the pharmaceutical industries. There we manufacture millions of tablets, but in this case in 3D printing technology we just develop the medication for a particular person to a particular disease. Similarly, there is one more way, like we do the pharmacogenomics testing. So this is a test in which we do the whole genomics. We will find the genomics of a person, which will lead us like which medication can work for him and which not. So we are moving towards actually the personalized medication. डॉक्टर खुरू साहब, ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला मतलब एंटीबायोटिक तो सबसे बड़ी डिस्कवरी है फार्मेसी में दुनिया की। मतलब अगर ये नहीं होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। लेकिन हम इस दौर में हैं जब हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। कहते हैं कि अगर ये कभी हो गया तो ये बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी होगा पूरी दुनिया के लिए। तो साइंस इस हवाले से क्या सोच रही है? एक्चुअली प्रेजेंटली मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा हूँ। सो इसके लिए हम टेस्ट एक करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस टेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसके लिए टेस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो मैंने मेथड डेवलप किया है, वैलिडेट भी किया है। सो इन ईच पूल आई हैव 24 पैथोजेंस जिनके लिए मैंने मेथड डेवलप किया है। सो इट शोज अस जब किसी को खांसी हो, जब किसी को बुखार हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, जब हम टेस्ट करते हैं तो इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको ये बीमारी हुई है, तो जिसके लिए हम एंटीबायोटिक फिर दे सकते हैं। लेकिन वो देने से पहले हम उसमें और एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस टेस्टिंग। सो हमें पता होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन जीन से होता है। सो हम उन सब जीन्स को टेस्ट करते हैं कि कौन सा जीन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है। सो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करेगा। देन वी विल टेल द डॉक्टर which medication to prescribe or which not. So with this is really helpful for the patient as well as doctor to give a particular medication to the patient which will be helpful for his health. आपकी रिसर्च और आपका जो सफ़र रहा सोपोर से टेक्सास तक, उसमें आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ कैसे पहुँच गए वहाँ, तो पूरी कहानी क्या है? Actually I have studied in the government school. So right from my childhood, from my first
10th. So my father was always adamant. He used to say me, no, government school is the best option for you, you should go. So but I had always desired to go some English medium, because my friends also, they used to go some Bisco Mellons, and or I also had a desire, but he was always adamant, saying no, it's not about the school, it's like how you work hard. So I did my first to 10th in the government boys high school, Natipura. So before that I was in the Sopor. I also studied in the government school. After completing my 10th, I went to the government boys higher secondary, BK Pora, Kanipura. I did my 11th and 12th there. So after completing my 12th, so I had only two options. I used, my parents told me, you have to do either go for MBBS, you have to qualify the entrance, or just go to the college, local college, and do your BSc, MSc and all that. So but fortunately my cousin Dr. Arshid Khuru, he works in the Sun Pharma, and he suggested me, there's one more course, that's a B Pharma, you should explore, you should work on that, see how this course goes. And fortunately, this was the first batch. The University of Kashmir started with the B Pharm. They had the B Pharma first initially there, but it was after graduation. So ours was the first batch, which was after 12th. Achha. So this was a 4 years course, but before that it was only 3 years course. So I did my B Pharma there. Then for masters again एक entrance test था जिसको बोलते थे GATE. हमारे टाइम पे चेंज हो गया, it changed to the GPAT. So it was all India level test, and it was very hard to crack. But in our university, there are only two people, me and one of my friends, who qualified this test, and I qualified this test with the 99 percentile. So I got then I had an open choice to join any university, but Jamia, I chose the Jamia Hamdard, because Jamia Hamdard is NIRF ranked 1 institute. It has been for several years ranked 1 institute in, particularly in pharmacy. So I chose that institute, and I did my master's and PhD from that university. So what was your PhD all about? As I told you, like when I qualified the entrance for my M.Pharm, I had different options. I had different subjects to choose, like pharmacology, pharmaceutics, pharmacognosy. But being the topper in my test and the entrance test, like the GPAT, so I had the open option to choose any of the subjects. Pharmaceutics was at number 1 level in the pharmacy, so I chose that subject. I did not choose that subject only because that was number 1, but I had always in my mind basically why people take different dosage forms. Like if the doctor prescribes medication to someone, it is sometimes injection, sometimes it's tablet, sometimes capsule. So it was always in my mind, no, there is something, why do we take? Because in my childhood I always was asked, like, you have to get the injection. I was always scared. So I thought, why don't we do all the medications to some dosage form which is like compatible to the patient? So these all things lead to me this thing to choose the pharmaceutics. Pharmaceutics is basically like to make the drug formulations with different dosage forms, like tablets, capsules, and etc. So at the same time, there was a news of the Angelina Jolie. Basically, she was undergone breastectomy because of her aunt had the breast cancer. She thought because of the genetics it will also harm her, so she was undergone breastectomy. So those things were in my mind, and then I chose my topic on the breast cancer to make the nanoparticles of the drugs on the breast cancer. So if you see in the cancer, there are always a lot of side effects because of the chemotherapy, you have heard. So it is not only because of the drug, it is basically when you need to kill the cells, actually the tumor cells. So in that case, you need to give the higher concentration of the drug. So when you give the higher concentration of drug to the patient, it causes a lot of side effects, like the neutropenia, like all the gastric GIT tract, these irritation, and a lot of side effects. So this helped me actually to design the project in a way so that I could give the medication to the patient which would be helpful him. One more thing in the cancer patient is like you have to give him the medication frequently. So I also wanted to make my formulation to reduce the frequency as well as to reduce the side effects. So I chose my project based on that. I chose 2 drugs having the mechanism of action different. So I can give the lower dose of each drug which can kill the tumor cell by 2 different mechanisms, so that it will prevent the patient to get exposed to the higher concentration of each drug.
this helped to protect them from the side effects of the higher dose, higher concentration, and at the same time I prepared the nanoparticles of the polymeric nanoparticles of PLGA. PLGA is basically the polylactic acid glycolic acid. So this is the biodegradable polymer. If you take it, it gets excreted, it will not harm you. So I gave these particles, this will remain in your circulation for a longer time, and it will release drugs slowly to the tumor cells, and the patient need not to take the medication frequently. तो बेसिकली जब हम पीएचडी करते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी में हम कोई दरियाफ्त करें। ऐसा होता है कि इन साइंस में तो ज़्यादा ही क्राइसिस होती है कि बहुत सारी पीएचडी ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं वो नहीं पाते हैं जो उनकी हाइपोथेसिस होती है। लेकिन आपके पीएचडी में फाइनली जो आप आउटकम जो आपका रहा आपकी रिसर्च में, आप वो कहीं इस्तेमाल में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, फाइनली मैंने रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने ट्यूमर डेवलप किया उनमें। मैंने एक केमिकल यूज़ किया जिसकी वजह से उनमें ट्यूमर्स डेवलप हुए, ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर्स डेवलप हो गए। तो फिर मैंने ये मेडिकेशन यूज़ उन पे किया। सो अल्टीमेटली आई गॉट द बेटर रिजल्ट्स। जिन्होंने मुझे ट्यूमर एम्लियोरेशन दिखाया, ट्यूमर रिड्यूस हो गया। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ की, जो सेल्स जो पहले ख़राब हो गई थी तो वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। सो वो मैंने स्टडी पूरी दिखाई है उसमें। तो रही बात कि मेरी वो यूज़ हुई या नहीं हुई, सो I was the first person in Jamia Hamdard in my masters among all. मैंने पब्लिश किया पेपर इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स। वो फार्मेसी का बहुत अच्छा, फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही अच्छा जर्नल है, तो मैंने उसमें पब्लिश किया है पेपर। सो अगर आप मतलब फिर देखेंगे कि आपका यूज़ हुआ है कि नहीं, अभी मेरी 400 साइटेशन है, उस पेपर की मेरी 100 साइटेशन है। दैट मीन्स पीपल आर यूजिंग दैट रिसर्च फॉर देयर रिसर्च, कि वो उस पर आगे काम कर रहे हैं, और मेरी बेसिक रिसर्च को मद्देनज़र रख के वो आगे अपनी रिसर्च को बढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद आपने शायद पोस्ट डॉक भी किया होगा कहीं? तो उसके बाद एक्चुअली मुझे मौका मिला, मैंने इंटरव्यू दिया था सन फार्मा में। तो सन फार्मा में तो बेस्ड ऑन माय लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज उन्होंने मुझे हायर किया एज रिसर्च मैनेजर डायरेक्टली। अदरवाइज वहाँ पे रिसर्च एसोसिएट भी होता है, रिसर्च साइंटिस्ट भी होते हैं, बट उन्होंने मुझे एज रिसर्च मैनेजर वो किया था, हायर किया था। सो आई परफॉर्म वेल देयर। सो उसके बाद मुझे मौका मिला यूएस से, मुझे एक ऑफ़र मिली थी फॉर पोस्ट डॉक के लिए, तो मैं पोस्ट डॉक के लिए यूएस चला गया। तो एक ही मोटिवेशन था मेरा जाने का, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं फॉर्मुलेशन के साथ ही काम करता था। तो वहाँ मुझे एक मौका मिला कि 3D प्रिंटिंग पे काम करने के लिए, 3D प्रिंटेड टैबलेट्स पे। सो मैंने 4-5 प्रोजेक्ट वहाँ पे किए 3D प्रिंटेड पे। सो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि इसमें हम पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन बनाते हैं। सो एक पर्टिकुलर पेशेंट आएगा मेरे पास, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हम प्रिंट उसी टाइम दवाई डाल के उसके साथ एक्सिपिएंट्स डाल के हम एक पर्टिकुलर मेडिकेशन उसके लिए प्रिंट निकाल के उसको दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि वो हमेशा स्केयर होते हैं दवाई खाने से, तो हम उनकी डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, स्टार शेप, मून शेप, समटाइम्स एनिमल शेप, जिससे वो अच्छा रहेगा और वो खाएगा। इतना ही नहीं, हम उसमें एडिटिव्स भी ऐड करते हैं, लाइक शुगर कोटिंग कर लिया, जिससे बच्चे को एक मिठाई टॉफ़ी जैसा रहेगा। वो पानी का एक सिप लेगा, इट विल ब्रेक एंड इट विल गिव नॉट बिटर टेस्ट बिकॉज ऑफ ड्रग को हम मास्क करते हैं, ड्रग को हम एक कोटिंग देते हैं पॉलीमर से, तो वो ईजिली उसको खा सकता है। और बूढ़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे एल्डरली पेशेंट्स में उनमें बेसिकली बहुत सारे मेडिकेशंस उनको ऑलरेडी देते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। सो उसको ईजी पहचान में आता है कि ये दवाई मुझे शाम के लिए, दिन के लिए, जब ये पर्सनलाइज मेडिकेशन करते हैं बाय 3D प्रिंटिंग। सो मैंने इस पर काम किया लाइक 2-2.5 साल। सो मेरी एक्चुअली लाइक मैंने कहा इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरी लाइक 4-5 पब्लिकेशंस पे ऑलरेडी आ चुकी है, और डाउन द रोड और भी आने वाली है इसके लिए। तो आपने कहाँ किया ये जो 3D प्रिंटिंग? ये मैंने टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में किया था। A&M यूनिवर्सिटी, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो उसके बाद आपका सफ़र कैसा रहा? उसके बाद तो उसके बाद असल में मैंने आपको अभी बोला कि सिंस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन, सो मेरा हमेशा यही है कि आई ऑलवेज चेज द टेक्नोलॉजी, लाइक जहाँ टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी जा रही वहाँ मैं जाऊँगा। तो हमने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करी विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर जावेद वानी।
तो उस कंपनी में हमने क्या किया है, हमने एक फार्माकोजेनोमिक्स टेस्टिंग शुरू करी, जिससे मैं ये पता चलता है कि जब हम पूरा फार्माकोजेनोमिक प्रोफाइल देखते हैं एक बंदे का, हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रग इस पे काम करेगा, ये नहीं करेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे 2 पेशेंट्स को लेंगे, एक कहता है कि ये एस्पिरिन मेरे लिए काम करता है, एक कहता नहीं मेरे लिए पैरास्टामोल काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ड्रग खाते कोई, ये मेटाबोलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करते हैं, तो उसको इनएक्टिवेट करके एक्सक्रीट करते हैं। तो किसी पेशेंट में ये लेवल ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, और किसी में दूसरे टाइप का एंजाइम ज़्यादा होता है, दूसरे टाइप का कम होता है, जिसकी वजह से दूसरा ड्रग उस पर काम करेगा, अच्छा करेगा। तो सिमिलरली एक मैंने प्रोजेक्ट किया था 2008 में विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर इसाक अहमद गिर। तो उन्होंने हमें दिया था कि आप मतलब बाहर वहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत ही सारे डॉक्टर्स हैं जो साइकेट्रिक मेडिकेशन के रिलेटेड काम करते, तो साइकेट्रिस्ट से तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन। तो हमेशा हमने वहाँ पे देख लिया पॉलीफार्मेसी होता है कि जिसमें मल्टीपल मेडिकेशंस करते प्रिस्क्राइब, लेकिन वो एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसमें 1 या 2 ज़रूरत होती है। तो वो हमेशा ये, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है जीनोमिक कि कौन सा ड्रग काम करेगा क्या नहीं करेगा, तो हमेशा एंड अप होते हैं कि वो मल्टीपल मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, जो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए अच्छा नहीं होता है। सो हमने यहाँ पे ये शुरू किया, फार्माकोजेनोमिक्स किया। तो हम इसमें एक टेस्ट करते हैं जिसमें पूरा प्रोफाइल आता है, उसके बेस पे हम फिर कस्टमाइज्ड मेडिकेशन बना सकते हैं कि हम उस पेशेंट को पर्टिकुलरली कौन सा मेडिकेशन जो उसके लिए काम करेगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो आप इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप कोई किसी शख्स का टेस्ट करते हैं तो क्या आप दवाई भी खुद ही बनाते हैं उसके लिए? जी, क्योंकि मैंने नैनो टेक्नोलॉजी पे काम किया है, मैंने 3D प्रिंटिंग पे काम किया। अपने इन चीज़ों को जो मैंने ऑलरेडी करी है, इनको मैं और एक्सप्लोर करके मैं ये मेडिकेशन इस पर मैं कस्टमाइज करके मैं पेशेंट को पर्टिकुलर पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन दूंगा बाय यूजिंग द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, और जिसकी वजह से मैं आफ्टर डूइंग द फार्माकोजेनोमिक टेस्टिंग मैं कस्टमाइज खुद ही करूंगा अपने एक पेशेंट के लिए, तो जिसके लिए वो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेडिकेशन हम दे सकते हैं। ये जो जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, ये तो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। जी जी, ये तो बहुत एक्सपेंसिव भी होगी, तो ये बहुत ही एलीट लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो क्या चांसेस है, कब तक ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा? बेसिकली ये जो हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हमने इसको कन्वर्ट कराया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो एफर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम उनसे फॉर एग्जांपल इफ दिस टेस्ट कॉस्ट यू $1000, हम उनको सिर्फ 500 में, हम जो एलीट पीपल जो आपने बोले उनको 1000 की जगह हम 500 में ही करेंगे, बिकॉज दिस टेस्ट एक्चुअली कॉस्ट 300-400। सो हम उनमें से पैसे बचा के जो बाकी लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज है उनको हम फ्री में कर सकते हैं ये टेस्ट, या उनको हम लोअर प्राइस पे ये टेस्ट करवा सकते हैं थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका में है या कहीं और भी है? प्रेजेंटली ये यूएस में है, और यूएस में भी ये कहीं कहीं जगह है, सब जगह नहीं है। तो बाकी इंडिया के बारे में एज फार एज आई नो राइट नाउ आई डोंट थिंक दिस इज अवेलेबल, बट soon we want inshallah we will transfer this technology here as well। तो इस वक्त हम जिस दौर में हैं, अभी हम यहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वी आर caught in a debate branded medicine versus generic medicine। तो इसमें आपकी सोच क्या है? सो डिफरेंस कुछ नहीं होता है बेसिकली। जब कोई ब्रांडेड मेडिकेशन आती है मार्केट में, दैट मीन्स उसने एक पैटेंट फाइल किया होता है, उसने इनोवेशन की होती है, उसने बहुत टाइम लगाया होता है, मेहनत, फॉर द फर्स्ट टाइम वो मार्केट में कोई चीज़ लेके आता है, तो उसको 20 ईयर्स की रॉयल्टी मिलती है उसकी, जिससे वो पैसे कमाता है, लेकिन दूसरा नहीं ले सकता है। जेनेरिक बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही पता नहीं लोगों को, वो कहते हैं जेनेरिक, कहते हैं कि भाई ये खराब मेडिकेशन है, ब्रांडेड मीन्स अच्छी कंपनी का है। जेनेरिक बेसिकली वो मेडिकेशन होती है जो इनोवेटिव मेडिकेशन को फॉलो करते हैं आफ्टर 20 ईयर्स। मैं सेम मेडिकेशन बनाऊंगा, सब कुछ टेस्ट सेम, जब तक मैं पूरी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल उसका वो नहीं दिखाऊंगा कि ये मेडिकेशन सिमिलर टू इनोवेटिव है, तब तक उसको मार्केट में नहीं आने देंगे। सो द जेनेरिक और ब्रांड में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है प्राइस का। जेनेरिक का प्राइस बहुत ही कम होता है कंपेरेटिव टू ब्रांड, बट दिस इज़ फॉर यूएस। लेकिन यहाँ पे द सिचुएशन जो मैंने देखी है दैट इज़ टोटली, आई मीन जो मेडिकेशन इन पर टेस्ट भी नहीं होता है, जेनेरिक मेडिकेशन जो आती है, इतने बल्क में मेडिकेशन आती है दिल्ली से, मैंने खुद ही बहुत बार देखी है, तो वो बिना टेस्ट के अभी आप अगर एंटीबायोटिक देखेंगे, फॉर एग्जांपल एमॉक्सिलिन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 200 की अगर स्ट्रिप होगी, अगर आप जाएंगे दिल्ली में एक प्लेस है उसको बोलते हैं बागेरहाट प्लेस, तो वहाँ पे यही मेडिकेशन आपको एक पूरी स्ट्रिप 2 रुपये में मिलेगी।
सो ये दवाइयाँ बिल्कुल वहाँ से पता नहीं कहाँ से आती, मैन्युफैक्चर के, जिनमें टेस्टिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, और ये लोगों को सेम प्राइस पे देते हैं 100 या 200 पे। क्योंकि अगर आप पेशेंट्स को वही दवाई 20-30 रुपीज़ में देंगे, वो पहले बोलेगा नहीं ये तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें कम प्राइस है, तो प्राइस के हिसाब से वो पूरा देते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि मुझे लगता है इंडिया और कश्मीर में वी शुड प्रेफर ब्रांडेड मेडिकेशन, नॉट द जेनेरिक, बिकॉज द कॉन्सेप्ट हेयर इज़ टोटली डिफरेंट। तो ऐसा भी मुमकिन है क्योंकि इसमें जो जेनरिक मेडिसिन है ना, गवर्नमेंट की अब कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो इसमें क्रेडिबिलिटी होगी। हाँ, अगर वो चीज़ होती है तो इसमें हम बोल सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल सप्लाईज अगर आप देखेंगे वो कंपैरेटिवली अगर देखेंगे वो बेटर होती है, और वो होती, और मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, जैसे मैंने बोला ब्रांडेड ज़रूरी नहीं है, ब्रांड हम ये भी कह सकते हैं जेनेरिक वो भी बना, जैसे सन फार्मा है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, सिप्ला, कैडिला, ये भी जेनेरिक मेडिकेशन बनाती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम ब्रांडेड खाएंगे। जेनेरिक मींस हमारा यही कॉन्सेप्ट है ना गलत, कि हम ये सोचते हैं कि ब्रांडेड मींस अगर इन अच्छी कंपनीज है तो इसका मतलब ये ब्रांडेड है। वो ब्रांडेड नहीं होता, वो भी जेनेरिक ही बनाते हैं, लेकिन वो इथिकल कंपनीज होती है, वो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि बाद में क्या अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो ड्रग को रिकॉल कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो उन कंपनी से हमें लेना चाहिए मेडिकेशन। तो डॉक्टर खुरू साहब, आपका निहायत ही शुक्रिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी लैब से कुछ नई चीज़ें सामने आ जाएं, कोई नई स्टडी आ जाए, तो हमको फिर बहाना मिलेगा बैठने का और बात करने का।